नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको स्मरण होगा कि भाषा विज्ञानियों, वैयाकरणों या भाषा दार्शनिकों को लेकर इसी मंच पर हमने एक विचार श्रृंखला शुरू की थी, जिसके अंतर्गत भर्तृहरि, यास्क, हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, देवेंद्र नाथ शर्मा, दीमशित्स आदि को लेकर कुछ विचार, कुछ विश्लेषण आपके सामने रखे थे। आज उसी की निरंतरता में हम एक ऐसे मनीषी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होना चाहते हैं जो हाल फिलहाल के थे। 2019 में जो कीर्तिशेष हुए, बिहार के जहानाबाद के समीप एक गांव में पैदा हुए और एक लंबा रचनात्मक और वैचारिक जीवन जीते हुए कई कृतियों से भारती के भंडार को समृद्ध करते हुए उन्होंने हमें आश्चर्यचकित किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका रचना कर्म, वैचारिक कर्म आम लोक दृष्टि से प्रायः अलक्षित ही रह गया है। वे हैं डॉक्टर राम नरेश मिश्र हंस। हंस जी से मेरा परिचय आज से लगभग 22-23 वर्षों पूर्व तब हुआ था जब हिंदी व्याकरण से संबद्ध अपने सांस्थानिक शोध कार्य, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पीएचडी उपाधि के रूप में था, के दौरान मार्गदर्शन और आत्मविश्वास की तलाश में मैं उनके पास चला गया था। उस क्रम में मैं उनसे 2 बार मिला था। तब वे जहानाबाद बिहार के पास मखदूमपुर रेलवे स्टेशन के पास अपने नवनिर्मित आवास में रहते थे। दोनों बार अतिशय आत्मीयता और भरपूर उत्साह से उन्होंने मुझे न केवल अपने व्याकरण चिंतन की ललित और नवीन किरणों से स्नात कराया था, बल्कि मेरे तब तक के यत्किंचित शोध लेखन का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए मेरी शोध प्रक्रिया को आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी उन्होंने दी थी। उससे सबसे बड़ा लाभ मुझे यह हुआ कि अपनी कार्य प्रणाली के प्रति आत्मविश्वास से भरकर और अपने शोध कार्य में नवस्फूर्ति का अनुभव मैं करने लगा था। मेरे शोध कार्य के 2004 ईस्वी में संपन्न होने में उनकी उस प्रेरक भूमिका का निश्चित रूप से योगदान था। मेरे शोध का विषय था हिंदी के प्रमुख व्याकरणों का समीक्षात्मक अनुशीलन। जब मैं हंस जी से मिला था तो उन्होंने बहुत सारे अपने विद्यार्थी जीवन के, रचनात्मक जीवन के संस्मरण सुनाए थे और उस दौरान उन्होंने अपने हंस उपनाम का कारण भी बताया था। जहाँ तक मुझे याद है, वह कुछ इस तरह से था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो उनके गुरुओं में अन्यतम थे, वे अपने स्वाभिमानी व्यक्तित्व को राजहंस से उपमित करते थे और अक्सर संस्कृत का एक श्लोक दोहराते रहते थे, जिसका भाव यह है कि हम तो वे राजहंस हैं जो गंगा भी गंदी हो जाए तो उसे भी छोड़ देते हैं, हम वे
विष्ठा पर पलने वाले अन्य काक आदि पक्षी नहीं हैं। और उसी क्रम में एक दिन उन्होंने राम नरेश मिश्र को कहा कि तुम भी तो उसी तरह स्वाभिमानी हो, तुम भी तो हंस ही हो, तो अपने गुरु द्वारा जो यह विरद उन्हें मिला उसे उन्होंने जीवन भर के लिए उपनाम बनाकर ग्रहण कर लिया। तब से वे राम नरेश मिश्र हंस के रूप में विख्यात हुए। हंस जी के पथ प्रदर्शकों या गुरुओं में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री आदि रहे हैं। यद्यपि डॉक्टर राम नरेश मिश्र हंस की कार्ययित्री और भावयित्री प्रतिभा शास्त्र और सर्जना के विविध आयामों में बहुवर्णी छटा दिखलाती रही है, पर उनके जिस रूप ने मुझे सबसे ज्यादा मुग्ध किया है वह है उनका वैयाकरण का रूप। वैसे इसे संयोग भी कहा जा सकता है। उनका यही रूप मेरे सामने अधिक उजागर हो सका है, परंतु अध्ययन की सीमा के चलते ऐसा कहने की धृष्टता मैं नहीं कर सकता कि उनके शेष रूप किसी तरह मात्रा या महत्ता में इस रूप से न्यूनतर हैं। मैं जो आगे विचार प्रकट करने जा रहा हूं उसमें बहुत जगह हो सकता है प्रभाववादी आलोचना के कुछ छींटे भी मौजूद हों, लेकिन हो सकता है कि उनमें कुछ तटस्थ उपयोगी विश्लेषण भी हो। हंस जी का रचना संसार व्यापक था। हिंदी, मगही, संस्कृत आदि भाषाओं में रचित विविध ज्ञान या रचना की विधाओं में उन्होंने लगभग 97 छोटी बड़ी किताबें लिखी, जिनमें से केवल 29 ही प्रकाशित हो सकी। जैसी कि मुझे कुछ समय पहले की उनकी एक पुस्तक मगही शब्दानुशासन के अंत में दी हुई सूची से ज्ञात हुआ। भाषा शास्त्र में उनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं वे इस प्रकार हैं: पाणिनि की प्रेरणा भूमि और प्रभाव क्षेत्र, निरुक्त और आधुनिक भाषा शास्त्र 2 खंडों में, करण कारक विवेक, मगही शब्दानुशासन, मगही निरुक्त, अष्टाध्यायी विवेक 8 खंडों में, हिंदी व्याकरण का लघु इतिहास और मगही भाषा और साहित्य। आलोचना के क्षेत्र में भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें तुलसी नए संदर्भों में और जहाँ तक स्मरण हो रहा है अनाम दास का पोथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पर भी उन्होंने एक समीक्षात्मक कृति लिखी थी। निबंध और ललित निबंध, इस क्षेत्र में उनके 8 संग्रह ज्ञात हुए हैं। दरस बिन दूखन लागे नैन, सप्तपर्ण, त्रिधा, लला फिर आइयो खेलन होरी, वीणा पानी के कंपाउंड में जो शिक्षा विषयक निबंधों का संग्रह है, निरंजना जो मगही निबंधों का संग्रह है। उनकी 17 एकांकियां भी हैं: सुजाता, बुद्धदेव, रत्नावली, गोद लिए हुलसी फिरे, राम नाम मनि दीप धरु, कबीरा खड़ा बाजार में, निषाद राज, सूर्पनखा अदालत में, तिन्ना, उप सर्प मातरम भूमिम, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे आदि। उनकी कहानियां भी हैं: भद्दा या भला और घूरा से आग। उनके कविता संग्रहों में वाग्धेनु जो संस्कृत पैरोडियां हैं और कार्ड दूतम जो दूत काव्यात्मक पैरोडी है,
इसके अलावा मैंने हिंदी में भी उनकी कुछ कविताएं पढ़ी थी। एक कविता मुझे स्मरण हो रही है, नवनीर भरा सुख का बादल, जो महादेवी वर्मा की विख्यात कविता मैं नीर भरी दुख की बदली का ही एक अन्य आयाम में विस्तार जैसा लगा। आत्मिका नाम से उनकी आत्मकथात्मक कृति है और अध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ रचनाएं की थी। ओंकारोपासना, बाइबिल पर उपनिषदों का प्रभाव, चिद विहार जो योग शास्त्रीय रचना है, गीतोक्त क्रिया योग, अहिंसा परम धर्म आदि। इसके अलावा उन्होंने कुछ शोध संपादन भी किए। स्वामी रामानंद का वैष्णव मताब्ज भास्कर, पुराणोक्त व्याकरण, पुराणोक्त निरुक्त, पुराणोक्त काव्यशास्त्र, पुराणोक्त ज्योतिष, पुराणोक्त आयुर्वेद, पुराणोक्त योग विद्या, जय शिव नृसिंह, गीता विविध दृष्टियों का परिप्रेक्ष्य, श्री राम नाम महिमा जो सूक्ति संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष कुंडली विचार नामक पुस्तक भी लिखी। आयुर्वेद विवेक, संगति संगीत विवेक जो भारतीय संगीत पर आधारित किताब है। इसके अलावा मंगल गीतिमाला, नो प्रेक्षे, गुरु वंदना, सूक्ति सुधा जैसी पुस्तकें भी उनके द्वारा रची गई। उनका जो भाषा शास्त्रीय रूप है वह मेरे लिए ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। यह मैं पहले भी कह चुका हूं। इस क्षेत्र में कर्ण कारक विवेक नामक पुस्तक, जिसमें 7 अध्याय और एक उपसंहार नामक अध्याय भी है, उसमें विस्तृत भूमिका है, जिसके अंतर्गत हिंदी व्याकरण रचना की विकास यात्रा की संक्षेप में कहानी कही गई है। भारतीय और पाश्चात्य वैयाकरणों और भाषा चिंतकों की कारक विषयक मान्यताओं को आत्मसात कर नवीन विचार सरणियों की रचना का प्रयास इसमें दिखाई देता है। कर्ण कारक के अलावा शेष कारकों का भी परत दर परत विवेचन इस ग्रंथ में है। विभक्ति के बारे में बिंदुवार 18 मत वे प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर हंस के अनुसार अर्थ संकेतित उन सांगिक यानी संज्ञा सर्वनाम नामबंध पदों को कारक कहते हैं जो क्रिया की पूर्ण निष्पत्ति में सचेष्ट हों। कर्ण कारक विवेक नामक पुस्तक के 76वें पृष्ठ पर यह परिभाषा दी गई है। सच यही है कि कारकत्व की भित्ति पर ही वाक्य संबंध खड़े होते हैं और भाषा का मूल स्वरूप वाक्यमय ही होता है, क्योंकि भाषा संप्रेषण के लिए है और संप्रेषण की मूलभूत इकाई या संप्रेषण की प्राथमिक अथवा न्यूनतम इकाई वाक्य ही है, यह हम जानते हैं। इस तरह वाक्य विचार भाषिक विवेचन अथवा व्याकरण की आधारशिला है। कर्ण कारक विवेक ऐसे विषय का सांगोपांग और सारगर्भ विवेचक होने से कितना महत्व रखता है, यह सहज अनुमेय है। कारकों को अगर निर्धारित करने हिंदी के वैयाकरण चलते हैं तो वे प्रायः 8 कारक मानते हैं। यह एक आधुनिक चेष्टा है। संस्कृत में कारक 6 थे, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्। संबंध को कारक माना जाए कि न माना जाए, इसको लेकर संस्कृत व्याकरण क्षेत्र में भी एक संदेह रहा है। हंस जी संबंध को कारक मानने की दिशा में अपना मत रखते हैं और कहते हैं, मेरे विचार से संबंध की शेष संज्ञा ही उसके कारकत्व का प्रमाण है। संबंध के बारे में हम जानते हैं कि पाणिनीय सूत्र है
शेषे षष्ठी, मतलब कारकत्व का जो शेष है उसमें षष्ठी होती है। इसकी यहाँ पर विस्तृत प्रस्तुति तो करना संभव नहीं है क्योंकि समय की सीमा भी है, लेकिन इतना कहना पर्याप्त होगा कि विविध कारकों के कार्य क्षेत्र में सर्वाधिक घुसपैठ षष्ठी विभक्ति की ही रहती है। इस आधार पर संबंध को कारक मानने को लेकर एक रुझान संभवतः हंस जी ने प्रदर्शित किया है। करण कारक विवेक नामक इस ग्रंथ की विषय योजना पर विचार यदि करें तो पहले अध्याय में वाक्य विन्यास, कारक और उसके भेद, सीमा, विभक्ति और कारक चिन्ह, दूसरे अध्याय में अनेक दृष्टियों से पारिभाषिक शब्द करण का व्युत्पत्त्यात्मक विवेचन है। ऐसा करते हुए हंस जी वैदिक काल तक चले जाते हैं। वैदिक भाषा में यह शब्द पुंलिंग और नपुंसक लिंग दोनों में मिलता है, जैसे कर्णः, कर्णम। वे कहते हैं सर्वविदित है कि कर्ता कारक सबसे बलवान है, उससे कम बलवान है कर्म, कर्म से कम बलवान है करण। इसी प्रकार संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण को भी मानना चाहिए। सबसे कमजोर है संबोधन, कर्ता का यस-मैन। यह रोचक शैली व्याकरण चिंतन की है, इसके वे महारथी हैं। हंस जी करण को अन्य कारकों की तुलना में अत्यधिक स्वतंत्र और कर्ता का बड़ा सहयोगी मानते हैं। कहा भी गया है करण क्रिया हेतु साधकतम है, साधकतमम करणम। करण कभी कर्ता बन जाता है, कर्ता कभी करण। यह अद्वैत भाव है। इसके कुछ संभव उदाहरण इस तरह हो सकते हैं। वह कलम से लिखती है, यहाँ कलम करण है, और परिवर्तन करके देखें, कलम लिखती है, यहाँ कलम करता है। करण से कर्ता बनने का यह उदाहरण है। और इसी प्रकार हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। क्री धातु से बने 4 कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, और इन्हें ही संस्कृत व्याकरण परंपरा में सबसे मूल कारक माना जाता है, क्योंकि इनका जो नाम है वह क्री से बना है। इन सब में कर्ता पद पर आने की संभावना या क्षमता सर्वाधिक होती है। मतलब कर्ता तो कर्ता है ही, कर्म, करण, अधिकरण ये भी कर्ता बन सकते हैं। यहां भी कर्ता, करण, अधिकरण जिस सहजता से कर्तृपद पर आसीन हो सकते हैं, जिस सहजता से कर्ता, कर्म, कर्ता, करण, अधिकरण कर्ता बन सकते हैं, उसी सहजता से कर्म नहीं, क्योंकि वैसा करने में उसे अपनी क्रिया को बदलना पड़ता है। प्रेरणांश त्याग करके उसे कर्म कर्तृक बनाना पड़ता है। जैसे वह चावल पकाता है, यहाँ पर चावल कर्म है, और यदि हम कर्म को कर्ता बनाने का प्रयास करें तो वाक्य होगा चावल पकता है। क्रिया पकाने से पकने की बन जाती है, तो कर्म को कर्ता बनाने में यही एक परिवर्तन है। जबकि करण और अधिकरण बिना क्रिया को बदले कर्ता के पद पर बैठ सकते हैं। एक उदाहरण से इस बात को समझें। मोहन तसले में कलछी से चावल पकाता है। अगला वाक्य तसला चावल पकाता है। तसला यहाँ अधिकरण था, पहले तसले में कलछी से चावल पकाता है। अब यहाँ वाक्य है तसला चावल पकाता है, तो अधिकरण कर्ता बन गया। फिर अगला वाक्य है कलछी चावल पकाती है। कलछी जो सबसे पहले वाक्य में करण है, कलछी से चावल पकाता है। अब सीधे कहा जा रहा है इस तीसरे वाक्य में कलछी चावल पकाती है। तो इन 3 उदाहरणों से
यह हम समझ सकते हैं कि किस तरह से करण और अधिकरण को कर्ता बनाने में क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्रिया हर जगह पकाने की ही है, लेकिन जब हम चावल यानी कर्म को कर्ता बना देते हैं तो क्रिया फिर पकने की होने लगती है, चावल पकता है। तो यही अंतर है कर्म के कर्तृपद पर आसीन होने और शेष कारकों यानी इस प्रसंग में करण और अधिकरण के कर्तृपद पर आसीन होने में। लेकिन कर्म के पास फिर भी प्रचुर संभावना है कर्ता बनने की। संप्रदान और अपादान के पास तो वह भी संभावना नहीं है। वे यदा कदा यदि कर्ता बनते भी हैं तो उनमें भी काफी अड़चन है। वे भी क्रिया को परिवर्तित करके ही बन सकते हैं कर्ता। जैसे एक उदाहरण है, रीता हैदर से पेंटिंग सीखती है। अब हम यदि हैदर से यानी अपादान जो है इसे कर्ता बनाएं तो हैदर रीता को पेंटिंग सिखाता है। तो अपादान हैदर के कर्ता बनने की क्रिया सीख से प्रेरणार्थक सिखा में ढल जाती है। करण कारक विवेक के तीसरे अध्याय में करण का अन्य कारकों से संबंध विवेचित किया गया है। चौथे अध्याय में करण कारक की विभक्ति यानी तृतीया विभक्ति और उसका हिंदी के धरातल पर विचार किया गया है। कैसे विकास हुआ हिंदी के करण कारक के प्रसर्ग का, इस पर विचार किया गया है। इस प्रसंग में हंस जी कहते हैं कि से का जो करण कारक का प्रसर्ग से है उसका तृतीया बहुवचन की विभक्ति से विकास हुआ है। से के बदले द्वारा या के द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा तब किया जाता है जब अधिक स्पष्टता अपेक्षित हो। पांचवें अध्याय में करण की कार्य सीमा का विचार किया गया है। इस प्रसंग में हंस जी मानते हैं कि संस्कृत में करण की तृतीया विभक्ति से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध और कुछ हद तक अपादान का कार्य भी होता है। छठे अध्याय में करण कारक के कार्य क्षेत्र में अन्य कारकों के योगदान पर विचार किया गया है। सातवें अध्याय में हिंदी भाषा के करण कारक की मौलिकता पर प्रकाश डाला गया है। शब्द ब्रह्म के साधक डॉक्टर राम नरेश मिश्र हंस भाषा को परिभाषित सा करते हुए कहते हैं, शब्द ब्रह्म की विविध रूपात्मक प्रक्रिया अथवा ज्योति को ही हम भाषा कहते हैं। करण कारक विवेक के 57वें पृष्ठ पर यह उक्ति है। उनके अनुसार भाषा आलोक देती है यानी सत्य को अभिव्यक्त करती है, परंतु इसके साथ वह मोह के जाल बुनकर अंधकार भी लाती है, अर्थात सत्य को छुपाकर असत्य का वितान तानने का भी कार्य भाषा करती है। वह संयोजन के साथ विघटन भी करती है। उनका कथन है, मानव भाषा के मुख्यतः दो अंग हैं, ध्वनि कंपन जो मुख्यतः वाग यंत्र के द्वारा उत्पन्न होता है और उसमें निहित विचार सामग्री, इन्हें ही शब्द तत्व और अर्थ तत्व कहा गया है। यह कथन हंस जी की कृति हिंदी व्याकरण का लघु इतिहास की पृष्ठ संख्या 2 पर आया है। भाषा का मूल प्रयोजन संप्रेषणीयता को बतलाते हुए वे कहते हैं कि विचार, भावना और क्रिया, इन तीनों में भाषा की समान उपयोगिता है। सच कहूं तो शुरू में डॉक्टर हंस व्याकरण विवेचन की अपनी खास लालित्यपूर्ण शैली के कारण मेरे श्रद्धेय बने थे। यद्यपि उनकी यह शैली आज भी मुझे आकृष्ट करती है, परंतु शैली की रंगीनियों के भीतर निहित उनकी निगूढ़ निरक्षीर विवेकी हंस प्रतिभा किसी गंभीर मूल्यांकन की अपेक्षा रखती है। स्थानाभाव, समयाभाव और सबसे बढ़कर अपनी विद्या बुद्धि की सीमा के कारण यहाँ वह संभव नहीं है मेरे लिए, किंतु उनकी उस वैयाकरण प्रतिभा के कुछ ज्योतिष कणों को आपके समक्ष निवेदित करना समीचीन होगा।
शैली वैसे बर्तन की तरह होती है जिसका उपयोग विषय वस्तु रूपी खाद्य को परोसने के लिए किया जाता है, किंतु व्याकरण जैसे क्लिष्ट विवेच्य अनुशासन को ग्रहणीय और सुपाच्य बनाने के लिए शैली की भूमिका बर्तन से कुछ आगे बढ़ जाती है। वैयाकरण डॉक्टर हंस ने मुझे आचार्य द्विवेदी और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का एक साथ आस्वाद कराया है। उनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की गहन सावधान विवेचना और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की सरस मौजी अवतारणा का मणिकांचन संयोग दिखता है, परंतु यह भी सच है कि इस विषय में उनका मार्ग स्वशोधित और पर्याप्त मौलिक है। व्याकरण के संबंध में उनका यह तत्वदर्शक वक्तव्य कितना रोचक है। वे कहते हैं, हिंदी व्याकरण का लघु इतिहास नामक पुस्तिका में, व्याकरण शब्दों का इंजीनियर है और शब्द शरीर का डॉक्टर भी। एक इंजीनियर के समान शब्दों का वास्तु विज्ञान उसके मस्तिष्क में रहता है और शब्दों के भव्य भवन पर खड़े होते और विश्लेषित होते रहते हैं। एक डॉक्टर को शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर विकृति विज्ञान पर पूरा अधिकार रखना पड़ता है। इसी तरह एक व्याकरण में शब्द रचना, शब्द क्रिया और शब्द विकृति तीनों का विवेचन होता है और वैयाकरणों को तीनों दौरों से गुजर जाने को विवश होना पड़ता है। हंस जी के व्याकरण विषयक लालित्य की कुछ और छटाएं दिखलाने का लोभ मैं संवरित नहीं कर पा रहा हूं। विश्रांति काल में भाषा की व्याकृति कर शब्दानुशासन लाने वाला व्याकरण भाषा में उपद्रव या विप्लव खड़ा होने के संक्रांति काल में शब्द शासन भी करने लगता है। इसे उन्होंने अपनी शैली में क्या ही खूब कहा है। वाक्य के भीतर शब्दों के कुमार्गगामी होते ही व्याकरण पुलिसमैन सावधान हो जाता है। वाक्य संहिता का ठीक ठाक पालन कराने के लिए भाषा के उन बिगड़े आवारे शब्दों का बहिष्कार कर व्याकरण उन शब्दों को मिटाकर या भाषा से भगा कर ही दम लेता है। करण कारक विवेक में यह कथन आया है। इसके बाद उनका एक और कथन लेते हैं, इतना कुछ होने पर भी कालिदासों, सूरदासों, तुलसीदासों, निरालाओं, रविंद्रों, शेक्सपियरों अथवा गालिबों का शह पाकर शब्द नक्सलपंथी रास्ता अपना लेते हैं और संवैधानिक मान्यता पा लेते हैं, तो व्याकरण पुलिसमैन अपना सा मुंह लिए रह जाता है। वह समझ जाता है कि भाषा की चौकीदारी सिर्फ लाठी गोली के बल पर नहीं कर सकता। लोक शक्ति के आगे घुटने टेक वह प्रेमानुशासन की ओर प्रवृत्त होता है। हिंदी व्याकरण का लघु इतिहास नामक पुस्तिका में यह कथन आया हुआ है। यहाँ अमूर्त रूप से मुझे आपातकाल की छाया दिखाई दे रही है। उसके अनुभव को वे अपने व्याकरण विश्लेषण में भी उतार रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि यह ग्रंथ करण कारक विवेक 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और आज के दौर में जब इस देश में एक कहीं अधिक गहन और व्यापक लेकिन अघोषित आपातकाल लगा हुआ सा है, तो किस प्रकार के भाषा विवेचन या विश्लेषण की हमें आवश्यकता है,
यह आप सब विचार करें। करण कारक विवेक नामक ग्रंथ डॉक्टर हंस के व्याकरण चिंतन का उच्च निदर्शन है। एक कारक विशेष यानी करण कारक को लेकर इतना गहरा और विस्तृत भाष्य कम से कम मेरे देखने में अब तक नहीं आया है। इसमें केवल करण कारक का प्रकाश नहीं है, अपितु उसके रास्ते व्याकरण के कारक प्रकरण का सरस सुबोध पुनराविष्कार है और इसके जरिए भाषा व्याकरण का समग्र तत्व दर्शन भी है। हंस जी के गुरुवर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ पर टिप्पणी की थी। द्विवेदी जी के शब्द मैं उद्धृत कर रहा हूं। करण कारक के विषय में संस्कृत में पाई जाने वाली सभी सामग्री का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया है। वे आधुनिक भाषा विज्ञानियों के चिंतन मनन से परिचित हैं, इसलिए उनका अध्ययन बहुत अधिक संतुलित हुआ है। व्याकरण का कारक प्रकरण बहुत अधिक जटिल है और इसमें मतभेद भी बहुत है। हंस जी ने बहुत सावधानी से सभी बातों पर विचार करके तथा प्रामाणिक ग्रंथों के प्रयोगों की छानबीन करके निष्कर्ष निकाले हैं जो अधिकतर ग्रहण योग्य हैं। उसकी विवेचन शैली बहुत अच्छी है। किसी एक कारक पर इतना सुचिंतित प्रबंध हिंदी में शायद अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इस प्रबंध में हंस जी की विद्वत्ता और तथ्यों की विश्लेषण क्षमता के साथ ही साथ उचित निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता भी प्रमाणित होती है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्द हैं। डॉक्टर हंस से जब मेरी मुलाकात हुई थी, वही 2 मुलाकातें जिनकी चर्चा मैंने कुछ देर पहले की है। उक्त मुलाकात के दौरान उन्होंने मौखिक तौर पर मुझे जो कुछ जानकारी दी थी, उसके अनुसार उनकी यह कृति यानी करण कारक विवेक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विगत शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम चरण में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में चली ऐतिहासिक हिंदी व्याकरण परियोजना के अंग के रूप में लिखी गई थी। आचार्य द्विवेदी हिंदी के कालजयी रचनाकार, आलोचक और शोधकर्ता होने के साथ साथ महान भाषा शास्त्री या वैयाकरण भी थे। भले उनका यह महत्वपूर्ण रूप आम हिंदी अध्येता की नजरों से आज तक प्रायः ओझल ही रहा है। करण कारक विवेक और हिंदी व्याकरण का लघु इतिहास में प्रस्तुत डॉक्टर हंस की सूचनाएं आचार्य द्विवेदी के भाषा चिंतक या वैयाकरण स्वरूप पर कुछ रोशनी डालती है। हंस जी की पंक्तियां हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने ऐतिहासिक हिंदी व्याकरण लिखवाया है। लगभग 4000 पृष्ठों का यह भीमकाय व्याकरण अभी प्रकाशन की दिशा में है। हिंदी के संपूर्ण व्याकरणांगों पर जमकर विचार किया गया है। उदाहरण हिंदी के सुप्रसिद्ध ग्रंथों से दिए गए हैं, जिससे ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का अंदाजा मिल सके। यह हिंदी के ऐतिहासिक अभाव की पूर्ति करता है। हिंदी का संपूर्ण व्याकरण प्रथम बार प्रस्तुत हुआ है। ये शब्द डॉक्टर हंस के हैं। लेकिन हिंदी जगत का ही नहीं, भारतीय विद्या जगत का यह दुर्भाग्य है कि वह महत्काय ग्रंथ अब तक कहीं से पूर्णतया प्रकाशित नहीं हो सका है। इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय सूचना है कि 2011 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन दिल्ली से आचार्य द्विवेदी के सुपुत्र मुकुंद द्विवेदी के संपादन में हिंदी भाषा का बृहत ऐतिहासिक व्याकरण नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, जिसके लेखक के तौर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम अंकित है।
संपादक की टिप्पणी के अनुसार आचार्य द्विवेदी ने जिन 4 खंडों में हिंदी भाषा का बृहत ऐतिहासिक व्याकरण लिखा था, उसी के एक खंड की पांडुलिपि की प्रति कॉपी के आधार पर उक्त पुस्तक प्रकाशित की गई है। यद्यपि यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहती कि यह जो प्रकाशित ग्रंथ है वह ऐतिहासिक हिंदी व्याकरण परियोजना के अभिगमों का ही एक हिस्सा है, परंतु द्विवेदी जी के जीवन सूत्रों और ऐतिहासिक हिंदी व्याकरण परियोजना के आगे पीछे के संदर्भों को मिलाकर यह अनुमान किया जा सकता है कि लगभग 600 पृष्ठों में मुद्रित मुकुंद द्विवेदी के संपादन में निकला यह ग्रंथ आचार्य द्विवेदी के निर्देशन में संपन्न हुई व्याकरण परियोजना का ही एक अंश है और आचार्य द्विवेदी उक्त ग्रंथ के लेखक की बजाय निर्देशक हैं। अर्थात मुकुंद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित किया गया ग्रंथ सर्वांशतः द्विवेदी जी के द्वारा यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित है, यह प्रमाणित करने का हमारे पास आज कोई आधार नहीं है। विदित होना चाहिए कि मुकुंद द्विवेदी द्वारा मुद्रित कराया गया ग्रंथ जो है उसमें हिंदी व्याकरण के केवल नाम विचार तक शामिल है। नाम विचार यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण विचार और सामग्री संकलन की दृष्टि से इस ग्रंथ में काफी अव्यवस्था और अनियमितता भी दिखाई देती है। साथ ही प्रूफ परीक्षकों या संपादक के प्रमाद के कारण उसमें भारी मात्रा में मुद्रण दोष भी रह गए हैं। लेकिन इन बड़ी सीमाओं के बावजूद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा पूर्ण लिखित न सही आंशिक रूप से लिखित या निर्देशित भी कोई स्वतंत्र व्याकरण पुस्तक यदि कहीं मिले तो हिंदी के लिए तो वह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि ही है। इस दृष्टि से मुकुंद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित कराया गया उक्त ग्रंथ बहुत उपयोगी है। लेकिन अब भी हमारा मुख्य असंतोष यही है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में हुए व्याकरण चिंतन का अधिकांश फिलहाल अप्राप्य ही है। वह कहाँ किस स्थिति में है यह बताने में अभी कोई सक्षम दिखाई नहीं दे रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी व्याकरण परियोजना को 4000 पृष्ठों में प्रतिफलित देखकर ही डॉक्टर हंस ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को अपने करण कारक विवेक नामक ग्रंथ में हिंदी व्याकरण का पतंजलि कहा था। विदित हो कि वे आचार्य द्विवेदी के अंतेवासी शिष्य रहे हैं और अपने गुरु की विनम्र और स्वाभिमानी विद्वत्ता का अनुप्रवाह डॉक्टर हंस में भाली भांति परिलक्षित होता है। करण कारक विवेक की भूमिका के रूप में हिंदी व्याकरण की जिस परंपरा का उन्होंने उल्लेख किया है वही परिष्कृत और परिवर्तित होकर आगे हिंदी व्याकरण का लघु इतिहास नाम से 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी व्याकरणों के इतिहास का निरावरण करने के छिटपुट प्रयत्न वैसे तो हर वैयाकरण के व्याकरण ग्रंथ या पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों या हिंदी भाषा का विश्लेषण करने वाले ग्रंथों की भूमिकाओं में समय समय पर दिखलाई देते रहे हैं, लेकिन विस्तार से स्वतंत्र रूप से इस पर प्रकाश डालने के जो 3-4 ठोस प्रयत्न अब तक मुझे दृष्टिगोचर हुए हैं उनमें डॉक्टर हंस की इस कृति का उल्लेखनीय महत्व है और इस तरह से इसे कह सकते हैं कि यह वामन काया में विराट को समेटती है। अपनी लघुता में भी हिंदी व्याकरण इतिहास की जटिलता और विकास परंपरा का यह योग्य निदर्शक है।
कई ज्ञात अज्ञात कारणों से पूरे व्याकरण में कारक प्रकरण मुझे सबसे अधिक भाता है। कारक के संदर्भ में डॉक्टर हंस आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुयायी प्रतीत होते हैं, जो कारक के अर्थाधारित विवेचन यानी 6 कारकों जो अर्थ पर आधारित हैं, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान और अपादान को ही कारक मानने के पक्षधर प्रतीत होते हैं। ऐसा करके आचार्य द्वय हिंदी में कारक के रूप परक विवेचन यानी कर्ता से संबोधन तक अष्टधा कारकों की बन चुकी रूढ़ी के सामने एक स्वस्थ मार्ग प्रस्तावित करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। हंस जी उनके अनुयायी लगते हैं। उनके अनुसार आचार्य द्विवेदी 6 कारकों की मान्यता रखकर भी मूल कारक इनमें से प्रथम 4 को ही मानते हैं, कर्ता, कर्म, करण और अधिकरण। और अभी जैसा कि कहा गया, ये नाम क्री धातु से निष्पन्न है और कारक भी क्री धातु से निष्पन्न शब्द है। डॉक्टर हंस ने मुझे आचार्य द्विवेदी के साथ अपने अंतरंग संस्मरण सुनाते हुए यह तथ्य उद्घाटित किया था। उनकी करण कारक विवेक पुस्तक के हवाले से भी यह बात कही जा सकती है कि द्विवेदी जी क्री धातु से बने 4 कारकों को ही वास्तविक या खानदानी कारक मानते हैं। यहाँ खानदानी शब्द पर जोर है। कारक शब्द और प्रथम 4 कारकों के नाम जिस क्री धातु से भी उत्पन्न हैं, वही तो उनका खानदान है। इसी तरह अपादान व संप्रदान के खानदान का नाम दा धातु है। संबंध शब्द बंध धातु से और संबोधन शब्द बुध धातु से निष्पन्न होता है। यह द्विवेदी जी का मजाक की शैली में गूढ़ कथन था। एक बार आचार्य द्विवेदी ने यह भी कहा था कि बाकी 4 कारक यानी कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण के अलावा जो बाकी 4 कारक हिंदी में कहे जाते हैं, वे शिष्टाचार वश ही कारक हैं, केस बाई कर्टसी। करण कारक विवेक से मुझे यह विवरण प्राप्त हुआ है। डॉक्टर हंस ने मगही शब्दानुशासन नामक भी एक ग्रंथ लिखा, जो 13 अध्यायों में विभक्त है। खड़ी बोली में रचित यह मगही भाषा का व्याकरण है। इसकी विषय वस्तु कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले वे व्याकरण की परिभाषाओं की विकास यात्रा प्रस्तुत करते हैं, जो बहुत उपयोगी है, बहुत गवेषणा मूलक है। वैदिक काल से लेके मध्यकाल तक उन परिभाषाओं की विकास यात्रा का प्रसार है और किंचित आधुनिक काल तक भी। फिर वाक और अर्थ, व्याकरण का प्रयोजन, मगही भाषा का स्वरूप, मगही का पद या रूप रचनात्मक जो कोटिक्रम है, लिंग, वचन आदि का विचार वे करते हैं। मगही में संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियापद, अव्यय आदि का वे विचार करते हुए मगही की लिंग व्यवस्था, मगही के उपसर्ग, निपात और प्रत्यय, मगही की वर्तनी यानी लिपि व्यवस्था और ग्रंथ के अंत में मगही निरुक्त, जिसमें 400 शब्दों का वे निर्वचन उपस्थित करते हैं, को रखते हैं। हंस जी मगही में संज्ञा और विशेषण के अतिरिक्त संबंध चिन्ह, कृदंत और क्रिया विशेषण पर लिंग का प्रभाव मानते हैं। उसी प्रसंग में वे यह भी बतलाते हैं कि मगही क्रियापदों पर इधर या आमतौर पर लिंग का तो प्रभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन ग्रियर्सन मगही क्रियाओं में लिंग भेद मानते थे और संपत्ति अर्याणी नहीं मानती, जैसा कि हंस जी ने मगही क्रियाओं में लिंग भेद सामान्यतः लक्षित नहीं किया। भाषा शास्त्री के रूप में डॉक्टर हंस ने अपनी जिन कृतियों से भारती के भांडागार को समृद्ध किया है,
उन्हीं के आधार पर यह कहना मुनासिब है कि किसी विद्वान के लिए इस कठिन क्षेत्र में इतना कुछ कर जाना न कम है न आसान, वह भी तब जब वह व्याकरण या भाषा शास्त्र के अतिरिक्त ललित निबंध, कविता, एकांकी, कहानी, काव्यशास्त्र, व्यावहारिक आलोचना, अध्यात्म, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत आदि कई जमीनों पर भी दखल और रफ्तार रखता हो। लेकिन हिंदी संसार के लिए यह कितना दुखद है कि इस मनीषी की उक्त कृतियों में से अधिकतर आज भी अंधकार में पड़े रहने को अभिशप्त हैं और अध्येताओं और जिज्ञासुओं के अध्ययन और बोध का हिस्सा बनने से वे कृतियां रह गई हैं। विदित हो कि 2013 ईस्वी में प्रकाशित मगही शब्दानुशासन में आई सूचना के अनुसार, जिसका मैंने शुरू में उल्लेख किया था, उनके तब तक के 97 ग्रंथों में से केवल 29 ही प्रकाशित हो पाए थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वह भी प्रकाशन तब हुआ जब खुद अपने स्तर पर अपने घरेलू प्रयास से उन्होंने कई ग्रंथों का प्रकाशन करवाया। परमानंद साहित्य सदन या वाणी वितान के बैनर तले। किसी रचनाकार के लिए यह कितना पीड़ादायक होता है कि सरस्वती की वह सेवा करता है, सरस्वती की आराधना करता है, ग्रंथ लिखता है, लेकिन वे ग्रंथ प्रकाशन तक पहुंचने की बजाय कई बार ग्रंथ कीटों के आहार बनकर रह जाते हैं। यही बात डॉक्टर हंस ने अपने खास अंदाज में मुझे एक बार इस तरह बताई थी कि मेरा छपा कम, छुपा ज्यादा रह गया। अंत में हिंदी के महान परिष्कारक वैयाकरण किशोरीदास वाजपेयी की हंस जी को लेकर की गई टिप्पणी के साथ इस विचार या वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूँ। वाजपेयी जी की टिप्पणी है, हंस जी की विद्वत्ता के साथ ही उनके सात्विक तथा निर्दम्भ व्यक्तित्व से भी मैं प्रभावित हुआ हूँ। हिंदी के डॉक्टर प्रायः दूसरे ढंग के होते हैं, वैसे ये नहीं हैं। हंस जी के ग्रंथों का प्रचार प्रसार हो, यह मेरी इच्छा है। हमें वाजपेयी जी की इस इच्छा का अनुगामी बनना चाहिए। इसी निवेदन के साथ इस वीडियो को मैं पूरा करना चाहता हूँ। जल्द ही किसी नए विषय पर मैं नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।